जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप? मैं नाज़ हूँ और मेरा ऑलरेडी जो रिकॉर्ड किया हुआ पार्ट 2 है, जो मैंने व्लॉग बनाया था, पहला व्लॉग अपना एक्सपीरियंस पाकिस्तान के टूर विज़िट का 33 इयर्स में और करंट पाकिस्तानी अफेयर्स के ऊपर, तो वो मैं अभी इसके साथ लिंक करती हूँ। आप भी वॉच कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने चैनल के ज़रिए, अपने कोई भी आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है उसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं, अपने कंसर्न जो हैं वो ज़ाहिर करें। मुझे पता है कि हम लोग कहते हैं जी हमारी एक बात से, हमारे एक आवाज़ उठाने से क्या होता है। जब एक एक अकेला इंसान कहीं खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं एहतजाज कर रहा हूँ, तो वो भी मायने रखता है। जब वो लफ्ज़ एहतजाज इस्तेमाल करता है, प्रोटेस्ट जिसे हम अपनी इंग्लिश में कहते हैं, हम कोई एक बंदा भी खड़ा हो जाए और वो कहे कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, तो वो जो है वो भी मायने रखता है। तो आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाएं और सब लोग ये बात करें कि इस वक्त तो ना ही पीटीआई कर रही है, ना पीएमएल कर रही है, कोई भी जो हुकूमत है वो ये नहीं बता रही कि हम आके पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की मईशत और जो सारा निज़ाम है वो किस तरह ठीक करेंगे, किस तरह आवाम को रिलीफ देंगे। बस इस वक्त तो सीना जोरी, बस इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, पावर में आने की सबको पड़ी हुई है। तो इस बारे में भी सब लोग बात करें। तो चलिए आगे रेस्ट ऑफ मेरा व्लॉग वॉच करें जो मैंने पार्ट 2 बनाया है। जी, तो बात कर रही थी मैं कि उन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है ये कह के कि अगर आप पीटीआई छोड़ देंगे तो आपका जो जुर्म है वो माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर आप पीटीआई नहीं छोड़ेंगे तो आपको सज़ाएं होंगी और फ़ौजी अदालतों में आपको सज़ाएं मिलेंगी, ये होगा वो होगा। ये सब बेमकसद है। अगर आप लोग कानून की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना खुद, तो सही तरह कानून को नहीं फॉलो करेंगे, तो जो आवाम है वो कहाँ फॉलो कर रही है, कहाँ फॉलो कर रही है। गवर्नमेंट का काम है कि जो जुर्म हो रहे हैं मुल्क के अंदर उनको कम करना और अपने मुल्क को रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलाना और गरीबों को भी इंसाफ दिलाना, और जो एक लॉ का सिस्टम होता है सबके लिए बराबर हो। तो यहाँ तो वो बात हुई कि जो किसी की गुलामी के लिए तैयार हो जाए वो ठीक है, चाहे कत्ल भी कर दे, कुछ भी कर दे, उसको माफ़ी है और वो वापस पॉलिटिक्स में या जो भी है वापस आ सकता है। और जो उनकी बात नहीं मानेगा वो जो है उसकी के लिए फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स होंगे और सज़ाएं होंगी। इमरान खान को लोगों के दिलों से निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे लिए तो पाकिस्तान में है नहीं कि मैंने पाकिस्तान आना है और आप मुझे अरेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस वक्त तो पाबंदी लगाई हुई है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना है, इमरान खान का नाम नहीं लेना है। मीडिया पे कहीं भी कोई बंदा उसका इमरान खान का नाम नहीं ले रहा, तो हम इमरान खान का नाम लेंगे। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने आगे पीछे बाहर के हालात भी देखे होते और वो पॉलिटिक्स को बिरयानी खाकर या इस तरह की जो है ना चीज़ें जो रिश्वत में दी जाती हैं उसकी वजह से नहीं सपोर्ट करते लीडरान को। वो इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि जो लीडर हैं वो मुल्क के लिए और हमारे लिए, ओवरसीज़ के लिए इज़्ज़त का बायस बन रहे हैं या नहीं, और वो क्या क्या कर रहे हैं। उस लिहाज से इमरान खान तो उसने तो वो किया जो कोई भी लीडर, किसी भी इस्लामिक मुल्क का लीडर नहीं आज तक कर सकता। उसने हमारे बहुत सारे ममालिक और बहुत सारी दुनिया, बेसिकली सारी दुनिया को दिखा दिया कि हम कौन हैं। हम मुसलमान हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। जिस बंदे ने ये बात सीना तान के की है, हम उसके साथ हैं। हमारे लिए इमरान खान बहुत मायने रखता है। और मैंने तो कभी पॉलिटिक्स को सपोर्ट ही नहीं किया, मेरे तो पॉलिटिक्स में थी ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं होता कि कौन आया, किस मुल्क का कौन सा लीडर है क्या नहीं, पाकिस्तान का कौन सा लीडर है और किस मकाम पे है।
لیکن یہ جب ناانصافی ہوئی عمران خان کے ساتھ تو سب کچھ پتہ چلا. تھوڑا بہت یقین مانیں کہ میں اس دن بزی تھی. ویسے تو یوٹیوب میں اتنا آن نہیں کرتی، مطلب بہت زیادہ یوٹیوب پہ ہوتی ہوں. اس دن بزی تھی جس دن انہوں نے عمران خان کو اریسٹ کیا، اور دن کے یو کے 3 بجے تھے اور مجھے پتہ چلا. اور میں اتنی روئی کہ جیسے ایک مطلب بہت زیادہ رونا آیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا. مطلب اس کو اریسٹ کیا، اس طرح ذلیل کرنے کا انہوں نے سوچا بھی کیسے. مطلب ایک بندہ آپ کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اور آپ اس کو قانونی طور پہ اگر اس کے اوپر کوئی کیس بنتا ہے تو کیس چلائیں اور وہ جائے گا عدالتوں میں، اور جب وہ کنوکٹ ہو جائے تبھی آپ اس کو اریسٹ کریں. یہ کوئی طور طریقہ ہے؟ اور ان لوگوں نے خود جو ہے یہ فساد پھیلائے ہیں. اور اس کے جو فساد پھیلایا ہے جناح ہاؤس کے بارے میں، اس بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں تھوڑی سی کہ وہاں مطلب جیسے یہاں کا یو کے میں ہم رہتے ہیں تو یہاں جو امپورٹنٹ بلڈنگس ہوتی ہیں، یہاں تو ایک ہسٹوریکل بلڈنگ ہی ہوتی ہے. کوئی ویسے ہی مطلب قلعہ ہے یا کچھ ہے تو وہاں بھی سیکیورٹی ہوتی ہے. تو یہاں تو کوئی اگر اٹیک کرنا چاہے کوئین کا جو محل ہے یا کچھ اسے تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. کوئین کا جو پیلس ہے اس کے جو سوچے بھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں پہنچ جائے. تو ویسے جو ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں یہاں وہاں پہ بھی سیکیورٹی ہوتی ہے. تو جناح ہاؤس اگر پاکستان کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا، جس کا میں تو 34-35 سال میری عمر ہوگی تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جناح ہاؤس ہے. اور بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کا اظہار بھی کیا ہے لوگوں نے کہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ جناح ہاؤس ہے. اگر ہے تو جناح ہاؤس جو ہے وہ جناح کی فیملی کے پاس ہونا چاہیے تھا. یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے اور میں ڈبیٹ وغیرہ تو نہیں کرنا چاہتی. میں اس پہ اوور آل ایک ایسے پاکستانی بات کر رہی ہوں، ایک ایسے عام پاکستانی بات کر رہی ہوں. تو وہاں سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی. کیا بات تھی کہ وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. اگر آپ کے لیے کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کے لیے سیکیورٹی مسٹ ہونی چاہیے تھی. نہ ہی کوئی سیکیورٹی تھی اور نہ کچھ تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ثبوت ہے. تو اتنے زیادہ بے گناہ لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، جو سپورٹر ہیں ان کو بھی اور جو لیڈران ہیں ان کو بھی، اور بلیک میل کر کے جیلیں بھری جا رہی ہیں اور اریسٹ کر کے لوگوں کو زبردستی جو ہے عمران خان کو کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ عمران خان کے ساتھ ہے. اور اوورسیز جو ہے سارے کے سارے جہاں جہاں مقیم ہیں وہ سب پاکستانی جو ہیں، اگر وہ پاکستان جاتے ہیں نہیں جاتے پھر بھی وہ پاکستان سے کسی طرح، جیسے میں ہوں میرا کوئی پاکستان جانے کا ذریعہ نہیں ہے. ذریعہ نہیں مطلب کہ اب میری کوئی فیملی نہیں ہے کہ میں پاکستان جاؤں. ہم ادھر ہی سیٹل ہیں. ہم ہالیڈے کے لیے گئے تو میں نے ایک جو بار میرے ساتھ ہوا وہ میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ. اور ایک بار پھر گئی ہوں تو تب جو ہوا تھا ابھی 2018 میں گئی تو اس کے ساتھ اس وقت میرے ہسبینڈ میرے ساتھ تھے. تو جاتے ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. واپسی پہ ہم آئے تو وہاں پہ آ کے جو ہے نا چیک ان والے جو ہوتے ہیں وہاں سے اسکین ہو کے ہمارا سامان نکلا تو ہمارا سامان ایک سائڈ پہ کر دیا گیا. اور ایک آدمی آیا اور اس نے ٹرالی میں ڈالا، اور ایک ساتھ سائڈ پہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نا رینجز والے کھڑے تھے تو کہتے ہیں آپ ادھر آئیں یہ ان لوگوں کے پاس. تو میرے ساتھ 2 بچے تھے چھوٹے، ایک 2 سال کی بیٹی تھی میری اور ایک میرا بیٹا تھا اس وقت 10 منتھ کا. تو ہم وہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ جو رینجر والے تھے نا کھڑے تھے، رینجز والے 2 رینجز والے وردی والے پہنے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اشارہ کر کے کہتے ہیں آپ بچوں کو لے کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں. اور میرے ہسبینڈ کو وہاں انہوں نے کھڑا کر لیا. بیسکلی وہ میرے ہسبینڈ سے پیسے مانگ رہے تھے، پتہ نہیں 10 کے 15,000 روپے یا مجھے نہیں یاد کہ 20,000 ایسے. تو سامان میں ہمارے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے دیکھا جب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ساتھ میں اور فیملی ہے اور یہ لوگ اتنا نہیں آتے، مطلب ہوتا ہے نا اسٹمپ لگی ہوتی ہے پاسپورٹ وغیرہ پہ پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ ہمیں تنگ کر رہے تھے رشوت کے لیے. تو میرے ہسبینڈ کم از کم 45 منٹ وہاں کھڑے ہیں اور سبھی لوگ اندر جا رہے ہیں، کوئی اکا دکا بندہ باہر رہ گیا ایئرپورٹ پہ. اور میں بچوں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی اور میرے ہسبینڈ کو بار بار اشارے کر رہی ہوں، رنگ مار رہی ہوں فون پہ، وہ جو ہے فون نہیں اٹھا رہے اور وہاں کھڑے اور وہ آ نہیں رہے واپس. تو میرے ہسبینڈ نے کو میں نے دیکھا کہ وہ جیب سے ایسے سے ہاتھ ڈال کے نا
पैसे ढूंढ रहे थे कि जब हम वापस आ रहे होते हैं तो ज़ाहिर है हमने पैसे सारे खर्च कर दिए होते हैं, तो आपके पास पैसे बचते नहीं हैं। तो थोड़े बहुत थे जो मेरे हस्बैंड निकाल के दे रहे हैं, तो जब वो पैसे निकाल रहे थे और मुझे बच्चों ने इतनी देर में बहुत तंग किया हुआ था, तो मैं उठ के पास गई, तो मुझे वो रेंजर वाला इतना गुस्से से बोला, आप मोहतरमा वहाँ जाके बैठी रहें बच्चों को लेके, मैं हम इनसे बात कर रहे हैं ना, हम इनसे बात कर रहे हैं। तो मुझे और गुस्सा आया, मैंने कहा क्यों नहीं, मेरे हस्बैंड को आपने 45 मिनट से इधर खड़ा किया और मेरे बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, और आपको चाहिए क्या, हमारे सामान के अंदर कुछ है नहीं, आपको चाहिए क्या। तो मैं देख रही हूँ दूर से कि मेरे हस्बैंड पैसे भी आपको दे रहे हैं, और किस वजह, किस चीज़ के आप पैसे मांग रहे हैं और क्या क्यों पैसे ले रहे हैं। तो बेसिकली वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे और मेरे हस्बैंड के पास उतने पैसे थे नहीं, और क्योंकि सारे हमने स्पेंड किए हुए थे, थोड़े सा कैश था, तो वो दे रहे थे उनको, वो नहीं मान रहे थे। तो जब मैंने मुझे ऐसे गुस्से से कहा और मैं जाके बैठ गई, तो फिर मैंने अपने बैग में हाथ मारा कि देखने के लिए कि कोई कैश है, अगर रुपीज़ में तो मैं दे देती हूँ हस्बैंड को, अगर नहीं है तो जाके फिर मैं बात करूँ कि हमारी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। तो जब मैंने देखा तो मेरे पर्स में तो कोई भी रुपीज़ नहीं थे कि मैं उनको देती। तो सारा पर्स चेक करने के बाद मुझे कुछ पता नहीं 20 पाउंड मिल गए मेरे के 30 पाउंड ऐसे एंड पाउंड के जो थे मनी नोट्स में, वो मैं जाके वहाँ दिए। और मैंने कहा कि देखिए हमारे पास तो रुपीज़ है नहीं और ये बचे हुए हैं, ये ले और हमें जाने दें, और वैसे ये बनते नहीं है, मैं आपकी कंप्लेन करूँगी। तो मेरे हाथ में ब्रिटिश पासपोर्ट था और मेरे हस्बैंड के हाथ में जो है पासपोर्ट पाकिस्तानी था। तो उन्होंने उनको रोक लिया और वहाँ और सामान रखा हुआ और धमकियाँ दे रहे हैं, हम सामान खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने पैसे देने हैं। तो हमने कहा हमारा सामान ओवरवेट भी नहीं है, पर आपने खोलना है तो खोलो। जी, तो बेसिकली वो मेरे हस्बैंड को जो है तंग कर रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट था और रिश्वत लेना चाहते थे। तो ओवरऑल सम अप ये करती हूँ कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान चल रहे हैं, ये सब जो है ना, गवर्नमेंट के जो जितने भी इदारे हैं सब मेरी नज़र में सब बदनाम है। चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आर्मी है, चाहे जो भी है, क्योंकि वो एक तो वो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाहें लेते हैं और दूसरा जो है वो लोगों से रिश्वतें लेते हैं। और वो जैसे ये पॉलिटिक्स वाले हैं, ये ज़ाहिर है जब वहाँ से उन्हें नज़र आता है कि कोई रिश्वतखोर जो आएगा, बनेगा प्राइम मिनिस्टर, वो खुद भी खाएगा और लूटेगा मुल्क को और हमें भी मौका देगा। इमरान खान ने वो करना नहीं, क्योंकि इमरान खान ने बाहर ज़िंदगी गुजारी है और उस हिसाब से इमरान खान जो है वो जो नॉर्मल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे उनके जैसे नहीं हैं, और उन्होंने ना खुद खाना है इस तरह रिश्वत लेके और मुल्क को लूट के, और ना ही किसी को लूटने देना है, जिसकी वजह से ये इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। और इस तरह लोटे जो हैं वो उनको ब्लैकमेल करके ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है पार्टी छोड़ देंगे तो आपके ऊपर जो केस बनता है वो हम माफ़ कर देंगे, मतलब जिन्ना हाउस को जलाने का। तो जिन्ना हाउस अगर इम्पोर्टेंट था तो उसकी सिक्योरिटी कहीं कहाँ थी उस दिन, उसमें पुलिस कहाँ थी, वैसे भी जो एवरेज सिक्योरिटी होती है वो कहाँ थी। और डायरेक्ट होनी चाहिए ऐसी जगहों की सिक्योरिटी कि अगर कोई बात हो जाए, हमला हो जाए या कोई भी हादसा हो जाए, तो वहाँ पे जो भी आपके बंदे रखे हुए हैं वो फ़ोन उठाएं तो पुलिस और रेंजर्स ये जल्दी पहुँचने चाहिए ना प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी जगह को। तो वो उस वक्त कहाँ थे और वो क्यों नहीं बुलाए गए थे, इससे पहले कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता, वो वहाँ क्यों नहीं पहुँचे थे। और बाकी का जो है जिस तरह ये चाहते हैं कि इमरान खान को बदनाम करके मार देंगे, ये कर देंगे, वो नहीं, जिसे अल्लाह रखे उसे कोई नहीं मार सकता। और मेरा ये कहना है कि एज ए पाकिस्तानी, मैंने जब से ये इमरान खान को उतारा गया 1 साल से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में मैंने देखा और न्यूज़ देखे, सब कुछ देखा। वैसे मैं बात नहीं करना चाहती, हर रोज़ सोचती थी कि मैं इसके ऊपर व्लॉग करूँगी, लेकिन नहीं किया। अगर आप पाकिस्तानी हैं, कहीं भी हैं दुनिया में रह रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, ज़रूर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप जब जाते हैं पाकिस्तान में तो आपके साथ क्या होता है। मतलब मेरा जो 33 साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत बुरा ही रहा। तो हम जैसे जो पाकिस्तानी बाहर होते हैं वहीं पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, कमाते हैं और मुल्क के लिए जो है हम दिल में जगह रखते हैं। बाकी जो वहाँ हैं
आज तक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन रहे, उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जो इमरान। तो सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि आवाम से आप अपने मुल्क के लिए जो है ना इमरान खान के साथ खड़े हों, और जो आपको एक बेहतर लीडर मिलेगा। जैसे आपने आपको ऑलरेडी देख चुके हैं कि जैसे इमरान खान आया उसने पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाई, और जब वो बाहर गया अपने दौरों पे तो उसने हमेशा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाई। सऊदीया से उसने अपने गरीब और जो कैदी थे वहाँ और जो गरीब पाकिस्तानी थे उनके लिए बात की कि मुझे अपने गरीब अवाम के लिए बात करनी है, उनके साथ बेहतरी सलूक करे। और जो उसने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा का नारा लगाया और आवाज़ उठाई, वो कभी भी बुलाना नहीं पाकिस्तानियों। हमेशा 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 पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि इमरान खान का साथ दें और उसके साथ खड़े रहें। तो जब इमरान खान पहले जैसे आया था, आप ये नहीं समझें कि जो सदियों से जो पाकिस्तान में लूट मार होती रही है, सब कुछ एक दिन में 2 दिन में या 4 सालों में आके वापस ठीक कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब चीज़ मतलब कौम का पाकिस्तान का ख़जाना ही खाली है, लूट लूट के उन्होंने उसमें कुछ छोड़ा हुआ ही नहीं है, तो वो अगर आ भी जाए तो जब तक वो 10-15 साल मुसलसल हुकूमत नहीं करेगा, वो पाकिस्तान को बेहतर नहीं बना पाएगा। तो आप लोगों ने सब्र करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान आपके लिए अच्छा एक लीडर साबित होगा, और आप लोगों ने इमरान खान का साथ देना है। ये कौन क्या, ये जो रियासत है इस वक्त क्या सोच रही है, क्या कर रही है? पाकिस्तान में तो लोगों ने पैसा भेजना छोड़ दिया। मैं खुद चैरिटी करती हूँ, पाकिस्तान में भेजती थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट भेजती थी, और महीने में कितने कितने हज़ार पाउंड भेजती थी। तो जब से ये उन्होंने इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी की और अरेस्ट वगैरह किया, उन दिनों से मेरे पास इतनी ज़्यादा गरीबों की रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, जो मजबूर हो, कोई बीमार हो या मतलब, तो फिर मैं मनी सेंड करती हूँ, वरना मैंने मनी पे होल्ड कर लिया सेंड करना। क्योंकि अगर हम पैसे भेजेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, जो पीडीएम है इस वक्त, तो पीडीएम को फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए इसका। क्यों उनको पैसे फ़ायदा पहुंचे? तो उनको फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए। बाकी मैंने ओवरऑल एक सम अप करना है, काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, तो हो सकता है मुझे ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लगानी पड़े। तो आई थिंक मैं ये बात को शॉर्ट करती हूँ कि जुल्म की सारी हदें इन्होंने पार कर दी है, लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा है। और कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक छोटा सा बच्चा है टिकटॉकर, वो भी खान है, मुझे पूरा नाम नहीं याद, लेकिन वो इमरान खान की एक्टिंग करता है और इमरान खान जैसा चलता है, और सारा कुछ इमरान खान की तरह। मेरे ख्याल में उसका नाम भी इमरान खान ही है, छोटा इमरान खान। तो उसको अरेस्ट कर लिया इन्होंने, क्योंकि वो इमरान खान की एक्टिंग करता है और इमरान खान का नाम लेना पाकिस्तान में मना है, तो उसको रेंजर की हुई थी अरेस्ट करने। तो वो मैं एक चीज़ देख रही थी, तो मैं बहुत हैरान हो रही थी कि हमारी आवाम, हमारे लोगों की जो जहन है, उसको रेंजर्स वाले 3-4 ऑफिसर हैं, गाड़ी आई हुई है, अरेस्ट कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा लोग खड़े हैं, इतने ज़्यादा पब्लिक खड़ी है, और बच्चे को वो लेके जा रहे हैं, और बच्चे की फैमिली रो रही है, और जो पब्लिक है वो वहाँ बच्चे को जब अरेस्ट करके पकड़ के ले जा रहे हैं, साथ में सेल्फियाँ बना रहे हैं खड़े होके, और वीडियो बना रहे हैं उसकी जाते हुए भी, जो वो गाड़ी में जा रहा है, और उसके फैमिली जो है बहुत ज़्यादा रो रही है, और मतलब परेशान है, और इतने ज़्यादा लोग थे, काफ़ी लोग थे, काफ़ी हजूम था। तो मैं हैरान हो गई कि किसी ने भी मजम्मत नहीं की कि वो 4 फौजी थे, उनको मना करते, आगे रास्ते में खड़े हो जाते, और वो क्या कर लेते, क्या मार देते लोगों को? वो एक छोटे बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया बस इसलिए कि वो इमरान खान का नाम ले रहा है। तो मैं भी इमरान खान का नाम ले रही हूँ, मुझे भी अरेस्ट कर लो। और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सब इमरान खान का नाम ले रहे हैं, आ जाओ अरेस्ट कर लो सबको। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है, और बहुत ही घिनौना खेल खेल रहे हैं, जो नस्लों तक जो है लोगों के दिलों में नफ़रत रहेगी, और बच्चों के दिलों में नफ़रत रहेगी। इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से ना इज़्ज़त कराई जा सकती है, और ना अपने आप को मनवाया जा सकता है।
یہ گنڈا گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ جی، اگر تو انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ تو کوئی نا انصاف نہیں ہے نا کہ اگر آپ پارٹی چھوڑ دیں گے اور نئی پارٹی جوائن کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ہم نے زمزم سے دھو دیا ہے، اب آپ صاف ہو گئے، آپ بے گناہ ہیں، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو انصاف جو ہوتا ہے، جو ریاست ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ برابر کرتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اس طرح نہ کریں۔ اور عمران خان نے بھی کچھ غلط نہیں کیا اور نہ پارٹی نے، یہ کوئی پکی پلاننگ نظر آ رہی ہے سب کو۔ اور ہم لوگ اتنے جو اوورسیز ہیں اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط کیا جا رہا ہے، تو ناانصافی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، تو اس کا امپیکٹ جو ہے بہت برا ہونے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں گھر بنائیں اور وہاں ہم بچوں کو مطلب لے کے جایا کریں ہالیڈے وغیرہ کے لیے، اس کے باوجود کہ ہماری کوئی فیملی نہیں ہے وہاں، لیکن اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جس ملک میں اگر آپ 33 سال میں 2 بار جائیں اور اس طرح آپ کو ایئرپورٹ پہ تذلیل کا سامنا کرنا پڑے، اور وہاں کیا ہوگا۔ اور اس وقت جو میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اتنی زیادہ مصروف ہے، جس دن سے پی ڈی ایم آئی ہے، جس دن سے یہ پی ڈی ایم آئی ہے، یہ جیتنا چاہتے تھے عوام کا دل، تو انہوں نے کرنا تھا آتے ہی کہ ہم نے ملک کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہم ایکسپیرینس گورنمنٹ ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور کر کے دکھاتے۔ انہوں نے صرف باتیں کی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ غریبوں کے منہ سے نوالا بھی چھین لیا ہے۔ تو جو غلط کر رہے تھے یا غلط تھے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں تعلق رکھتے تھے، اس دن ان کو تو اس کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ جو نارملی جرم ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، کوئی قتل بھی کر دیا جائے ہو جائے تو اس کے اوپر گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی۔ وہاں کی پولیس رشوت لیتی ہے، الٹا اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو رشوت لے کے کیس دائر کرتے ہیں، اور بندہ جو ہے نا کنگال ہی ہو جاتا ہے اور غریب عوام کا تو اس وقت بہت برا حال ہے، تو لوگ کھانے کے لیے رو رہے ہیں 2 وقت کا۔ تو اس طرح جو ظلم مچایا ہوا ہے پاکستان میں وہ دیکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ، تو بہت غصہ آتا ہے ان کے ریاستی نظام پہ۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک بہتر انسان بنتا ہے عام انسان سے، اور اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ دوسروں سے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہاں تو سب کچھ ہی گڑبڑ ہے، سب کچھ الٹا ہے، جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بہت غلط فیصلے کر رہے ہیں، اور کسی کو بھی عوام کا احساس نہیں ہے، اور اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ تو میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں آج کی اس ولاگ کو۔ اس کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ ہوگا، تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، وہ آلریڈی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھے اپلوڈ کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے چینل سب نے بنائے ہوئے ہیں آج کل، اور چاہے ٹک ٹاک ہے، چاہے فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، جہاں بھی ہے اپنے سوچ کا، اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ ایسے مقام پہ ہیں جہاں سے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں غریبوں کے لیے اور کسی کے لیے، تو ضرور آواز اٹھائیں۔ اس وقت تو نہ ہی پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کہ اگر ہم پاور میں آئے تو ہم کیا ایسا کریں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا، نہ ہی کوئی بھی اور جو پارٹی ہے، پی ڈی ایم ہے، بینظیر بھٹو کی جو ہے پی پی آئی، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے، اتنی زیادہ پارٹیاں ہیں، ان کے بھی کوئی بھی ایسا بات نہیں کر رہا کہ وہ عوام کے لیے کیا کریں گے، اور مجھے تو ان غریبوں کی سوچ سوچ کے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی تھوڑی بہت بات کیا کریں سوشل میڈیا پہ کہ، اور جو یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ جب عمران خان آپ کے لیے ٹرافیاں جیت کے لاتا تھا، جب پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنتا تھا، اور اب بھی ہے ایسا، اس نے کچھ نہیں کر دیا کہ جس سے وہ نا عزت کا باعث بنے، تب وہ اچھا تھا، آج اچھا نہیں ہے۔
تو کیونکہ وہ آ گیا پاور میں، تو اس نے یہ رشوت کا جو بازار گرما ہے پاکستان میں، اور لوٹ مار کا جو سارے ادارے اور سارے مل کے جو چور اکٹھے ہوئے ہیں وہ بند ہو جائے گا، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، تو اسی لیے جو ہے نا یہ ایسا کر رہے ہیں۔